बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है डोजेज फॉर्म की मुख्तलिफ टाइप्स, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर और एरोसोल वगैरह। कैप्सूल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। यूनिट डोजेज सॉलिड डोजेज फॉर्म से मुराद होता है कि इन्हें इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि एक ही दफ़ा ये इस्तेमाल हो जाए। जैसे अगर हम कैप्सूल को यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कैप्सूल यूज़ हो गया, उस कैप्सूल को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये होती है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। और कैप्सूल के अंदर जो ड्रग्स, जो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हमने जेलेटिन के एक शेल में बंद किया होता है। जेलेटिन जो होती है वो एक कोलेजन प्रोटीन होती है, जिसे हासिल कैसे किया जाता है? ये कोलेजन प्रोटीन जो एनिमल्स की बोन्स हैं, उनके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। तो एनिमल की बोन से क्या किया जाता है, हम इस कोलेजन प्रोटीन को हासिल करते हैं। फिर इस कोलेजन प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की जाती है। हाइड्रोलिसिस और कैसे क्या होती है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी की प्रेजेंस में इस कोलेजन प्रोटीन को तोड़ा जाता है। जब हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में हमें जिलेटिन हासिल होती है, और ये जिलेटिन बॉडी के अंदर सॉलेबल होती है। इस वजह से हम जो मेडिसिन हैं वो जिलेटिन के शेल के अंदर इनक्लोज करते हैं, ताकि ये जिलेटिन बॉडी के अंदर जाके इजीली हल हो जाए और इसके अंदर जो मेडिसिन है वो बॉडी में रिलीज हो जाए। दो तरह के कैप्सूल होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और एक होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऐसे कैप्सूल होते हैं जो बहुत नरम से होते हैं। अगर हम इन्हें हाथ लगा के देखें तो ये बहुत नरम से, इलास्टिक से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ई के कैप्सूल्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें पकड़ के देखें तो वो बहुत नरम से होते हैं, बहुत इलास्टिक से होते हैं। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स, ऑयली मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, ऑयली मेडिसिन वगैरह को इनक्लोज करने के लिए। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इलास्टिक किस वजह से होती हैं? क्योंकि इसमें ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल डाली जाती है, तो ये ग्लिसरीन क्या करती है, इन कैप्सूल को इलास्टिक बना देती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ज्यादातर ड्राई पाउडर्स मेडिसिन के लिए या ग्रेन्यूल्स के लिए, ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स होते हैं, तो उन मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको इनक्लोज करने के लिए। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो शेल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, सख्त होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि कैप्सूल के दो पार्ट्स हैं, एक उसका एक उसका कैप होता है और एक उसकी बॉडी होती है। जो इसके लंबे वाला और थोड़ा बारीक पोर्शन होता है, पतला पोर्शन होता है, उसे हम बॉडी कहते हैं। उस बॉडी के अंदर मेडिसिन को डाला जाता है, और उसके बाद जो दूसरा उसका छोटा पोर्शन होता है उसके साथ उस कैप्सूल को बंद कर दिया जाता है, उसे कैप कहा जाता है। 8 साइजेस में कैप्सूल अवेलेबल होता है: 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे जैसे कैप्सूल का नंबर इंक्रीज करता जाता है, इसका मतलब है उसका साइज डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे जैसे 000 है तो 000 कैप्सूल का साइज सबसे बड़ा होगा। अगर 5 की बात करें तो 5 का साइज सबसे छोटा होगा, यानी नंबर इंक्रीज करने पे कैप्सूल का साइज छोटा होता जाता है। तो 8 साइज के कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, 8 साइजेस में। अगर एस्प्रिन की बात कर, और इन कैप्सूल के अंदर मेडिसिन की मुख्तलिफ अमाउंट मौजूद होती है मिलीग्राम में। अगर हम बात करें 000 की और एस्प्रिन टैबलेट के लिए, इसकी बात करें तो, सॉरी, कैप्सूल के लिए बात करें तो एस्प्रिन के केस में 000 कैप्सूल साइज के अंदर 1000 mg ड्रग इस्तेमाल होती है। अगर हम 5 के लिए बात करें तो इसमें 60 mg ड्रग इस्तेमाल होती है। यानी हर कैप्सूल के अंदर जैसे जैसे इनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इनका साइज डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही साइज डिक्रीज होता जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें ड्रग की अमाउंट भी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कैप्सूल के कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है, इजी टू यूज, इस्तेमाल करना इसका बहुत आसान है। इसके अलावा मुख्तलिफ कलर्स के जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और एफिकेसी इसकी इंक्रीज होती है कैप्सूल की फॉर्म में किसी भी ड्रग की। अब इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैं टैबलेट की पहले बात करती हूँ, तो अगर हम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो टैबलेट ने जब अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना है, तो उसके साइट ऑफ एक्शन से पहुंचने से पहले बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, कुछ ड्रग उस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, कुछ एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मिसाल के तौर में अगर हमने 250 mg टैबलेट ली है, तो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने तक वो 250 mg नहीं रहेगी, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। यानी सारी की सारी ड्रग अपने उस पॉइंट तक नहीं पहुंचती जहां पे उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना हो। लेकिन अगर हम कैप्सूल की बात करें तो एज कम्पेयर टू टैबलेट, कैप्सूल अपने साइट ऑफ एक्शन तक ज्यादा पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आसपास जिलेटिन का शेल मौजूद होता है, जो क्या करता है, इसे प्लाज्मा प्रोटीन से और एंजाइम के एक्शन से थोड़ा बचाता है, और इसे इसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने कैप्सूल 250 mg लिया तो 250 mg ही अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे। इसकी भी अमाउंट कम होती है, कुछ हद तक ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है या एंजाइम के साथ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन
टैबलेट की निस्बत इसकी एफिकेसी इस केस में, कैप्सूल के केस में ड्रग्स की एफिकेसी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो कैप्सूल के अंदर ड्रग जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसका जो बिटर, जो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, जो तल्ख जायका होता है, तो वो जो जिलेटिन का कैप्सूल होता है वो उसको भी छुपा देता है, उसको मास्क कर देता है। और इसकी डिसइंटीग्रेशन बहुत इजी होती है, यानी कि हम ये बॉडी में जाके जो जिलेटिन का कैप्सूल है वो ऊपर से जिलेटिन का जो शेल होता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है और मेडिसिन को रिलीज कर देता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टैबलेट की निस्बत जो कैप्सूल होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा वो सब्सटेंसेस, वो ड्रग्स जिनमें अल्कोहल मौजूद होती हैं उनको हम कैप्सूल के अंदर बंद नहीं कर सकते, जिलेटिन के शेल में बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो जिलेटिन होता है और अल्कोहल होती है ये आपस में रिएक्शन कर जाती हैं। और हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको भी हम कैप्सूल में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हवा से नमी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम जिलेटिन के शेल के अंदर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को बंद करेंगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो कि नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये जिलेटिन का शेल भी जो होगा वो पानी को जज्ब करके और वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को भी हम कैप्सूल में बंद नहीं करते। सिरप्स क्या होते हैं? ये शुगर के एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं। एक्वस प्रिपरेशन या एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं कि पानी के अंदर अगर हम शुगर को हल कर दें या किसी भी चीज को अगर पानी के अंदर मिक्स कर दें तो वो पानी का एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो सिरप क्या होते हैं? ये शुगर के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें या तो फ्लेवरिंग और मेडिसिनल एजेंट मौजूद होंगे या नहीं होंगे। तीन टाइप के सिरप होते हैं, सिंपल, फ्लेवर्ड और मेडिकेटेड। सिंपल सिरप ऐसे सिरप होते हैं जिसमें सिंपली एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर का, यानी इसमें सिंपली पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करके जो हमारे पास सॉल्यूशन हासिल होता है उसे हम सिंपल सिरप कहते हैं। दूसरी टाइप के सिरप होते हैं फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप ऐसे सिरप होते हैं कि अगर हम सिंपल सिरप के अंदर कोई फ्लेवर ऐड कर दें, जैसे बनाना फ्लेवर ऐड कर दें, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर दें या ऑरेंज फ्लेवर ऐड कर दें, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सिरप हासिल होगा उसे फ्लेवर्ड सिरप कहते हैं। मेडिकेटेड सिरप का मतलब होता है कि अगर सिंपल सिरप के अंदर हम कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड कर दें, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड कर दें तो उसके नतीजे में जो सिरप बनता है वो मेडिकेटेड सिरप होता है। मेडिकेटेड सिरप में एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोसोम ई सिरप, अगर कोसोम ई सिरप को हटा के अगर सिंपल सी भी मिसाल लें तो पेनाडोल, जो बच्चों के लिए पेनाडोल सिरप इस्तेमाल होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर सिंपल सिरप है उसके अंदर अगर हम पैरासीटामोल डाल दें, तो पैरासीटामोल क्या है? एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो उसके डालने पे वो क्या बन गया? मेडिकेटेड सिरप। तो मेडिकेटेड सिरप में किसी भी सिंपल सिरप के अंदर एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होना जरूरी है। सिरप के एडवांटेज क्या होते हैं? इजी टू एडमिनिस्टर, इसका लेना आसान है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट बंदे की जरूरत नहीं है कि वो आके हमें रोज दे। और जो सिरप का एक तल्ख जायका है, तो फ्लेवर्ड सिरप अगर वो होगा तो वो फ्लेवर क्या करेगा? उसके तल्ख जायके को मास्क कर देगा। जैसे ब्रूफेन का लगा लें तो ब्रूफेन ऑरेंज फ्लेवर में कह लें या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो है, तो वो जो उसका फ्लेवर होता है वो उसके तल्ख जायके को छुपा देता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि सिरप को इमरजेंसी की सिचुएशन में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ये डिले होता है। एलेक्सर्स क्या होते हैं? अब जैसे सिरप जो थे वो एक्वस सॉल्यूशन थे, एलेक्सर्स जो होते हैं ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, अल्कोहल का मतलब होता है अल्कोहल, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रो वाटर और अल्कोहल मौजूद होते हैं। तो जब हम वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर शुगर वगैरह डाल दें तो वो क्या बना देते हैं? एलेक्सर्स बना देते हैं। अब एलेक्सर्स को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा इसे डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करने का मतलब है कि इसको पहले हमें पतला करना पड़ता है। तो मोस्टली जो हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है इसके साथ एक सोल्यूशन आता है जो अल्कोहल का ही बना होता है। तो उस सोल्यूशन के साथ पहले हम इसको पतला करते हैं, इसको थोड़ा थिन करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को इस्तेमाल करने से पहले। एलेक्सर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेडिकेटेड एलेक्सर्स और दूसरे होते हैं नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर्स आप सिंपली कह सकते हो कि सिंपल एलेक्सर होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर चीनी डाली होती है, और ये वेहिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। वेहिकल का मतलब है कि अगर इसी नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर के अंदर हम कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल देते हैं तो वो मेडिकेटेड एलेक्सर बन जाता है। तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स ऐसे एलिक्सर्स होते हैं जिसमें कम से कम एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद हो, और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर का मतलब है कि ये वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर वगैरह ऐड होती है। सिरप और एलिक्सर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सिरप एक्वस प्रेपरेशन होते हैं। एक्वस प्रेपरेशन यानी पानी के अंदर अगर हम किसी चीज को डिसॉल्व कर दें तो वो एक्वस प्रेपरेशन बन जाता है। जबकि जो एलिक्सर्स होते हैं ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन होते हैं, यानी पानी और अल्कोहल का सोल्यूशन। सिरप के अंदर 20% अल्कोहल होती है और 80% जो होती है वो
पानी होता है। अच्छा, सिरप में जरूरी नहीं कि अल्कोहल मौजूद हो, अल्कोहल होती भी है और नहीं भी होती, लेकिन अगर अल्कोहल मौजूद होगी तो वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद होगी। लेकिन अगर एलिक्सर की बात करें, चूंकि ये अल्कोहलिक प्रेपरेशन होती है, तो इसमें एलिक्सर्स में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा होती है, तकरीबन 80% होती है, और पानी तकरीबन 20% होता है। सिरप वाटर बेस होते हैं, क्योंकि सिरप को बनाने में पानी को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, और एलिक्सर्स जो होते हैं वो अल्कोहल बेस होते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिरप का जायका एलिक्सर्स की निस्बत थोड़ा मीठा होता है, स्वीट होते हैं, लेकिन एलिक्सर्स कम स्वीट होते हैं। सिरप लेस स्टेबल होते हैं और एलिक्सर्स मोर स्टेबल होते हैं। अब कैसे? कि एलिक्सर्स के अंदर मौजूद होते हैं अल्कोहल, जो प्रेजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके लाइफ टाइम को इंक्रीज करती है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। नो डाउट कि जो शुगर है, शुगर भी प्रेजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसे हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके, उसकी जो लाइफ टाइम है, उसका जो स्टेबिलिटी है, उसको इंक्रीज किया जा सके। लेकिन सिरप की निस्बत एलेक्सर ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि एलेक्सर में कुछ हद तक शुगर भी मौजूद होती है, इसके अलावा इसमें अल्कोहल भी मौजूद होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी इन्हांस हो जाती है। एलेक्सर्स के एडवांटेजेस होते हैं कि ये इजी है, इसको लेना आसान है, इसको भी इस्तेमाल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जो फ्लेवर्ड एलेक्सर्स हैं उसमें एलेक्सर के सिरप के अंदर कोई अगर बिटर टेस्ट है तो वो उसको मास्क कर देते हैं। और इसमें वाटर और अल्कोहल सोलेबल दोनों तरह के सब्सटेंसेस को हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एलेक्सर्स होते हैं ये सिरप की निस्बत ज़्यादा जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दूसरी बात कि एलिक्सर्स जो होते हैं, चूंकि इसमें अल्कोहल मौजूद होती है, तो अल्कोहल मौजूद होने की वजह से ये किसी बंदे को अपना एडिक्ट भी बना सकते हैं, अपना आदी भी बना सकते हैं, कि एक बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है तो अल्कोहल के मौजूद होने की वजह से वो इसका आदी भी बन सकता है। और चूंकि अल्कोहल मौजूद होने की वजह से ये थोड़ी सुकून तारी करती है, सिडेशन प्रोड्यूस करती है, और डिजनेस यानी कमजोरी सी महसूस होती है इसकी वजह से। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो होता है। और चूंकि इसमें अल्कोहल मौजूद होती है तो बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, इसलिए एलिक्सर्स का बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए। एरोसल्स जो होते हैं, एरोसल्स बेसिकली एक डोजेज फॉर्म नहीं होती, ये एक डोजेज सिस्टम होता है। कैसे डोजेज सिस्टम होता है कि एरोसल्स में क्या किया जाता है कि जो मेडिसिन हमने एडमिनिस्टर करनी होती है, जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी होती है, उसे हम किसी एक ऑपरेटर्स के जरिए से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एरोसल्स में बेसिकली क्या होता है कि हम एक बाकायदा सिस्टम के जरिए, कि फॉर एग्जाम्पल एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उसमें मोस्टली क्या क्या वो यूज़ करते होते हैं कि इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं, और मेडिसिन डालने के बाद वो एक पंप के जरिए से हम वो मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो एरोजल बेसिकली क्या हुआ, एक डोजेज सिस्टम हुआ जिसमें हम मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं एक मेथड के जरिए से। और एरोजल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो निज़ाम तनफ्फुस है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए। इसकी सिंपल सी मिसाल एस्थमा के पेशेंट जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं वो आ जाती हैं। 3 टाइप के एरोजल्स होते हैं: नेब्यूलाइजर्स, मीटर डोज इन्हेलर्स, और ड्राई पाउडर इन्हेलर्स। नेब्यूलाइजर्स में क्या होता है कि ड्रग जो होती है ये ऐसा डोजेज सिस्टम होता है, या ऐसे जिसके अंदर जो ड्रग होती है वो मिस्ट की फॉर्म में रिलीज होती है। अब मिस्ट क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं पानी के। नेबुलाइजर में बेसिकली क्या होता है कि एक मास्क सा होता है जो मुंह पे लगाते हैं, उसके साथ एक ट्यूब होती है, और पीछे वो मशीन सी होती है। मशीन के अंदर हम अपना लिक्विड और अपना जो ड्रग होती है उसको ऐड कर देते हैं, और इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उस नेबुलाइजर के अंदर, उस वो मशीन जो है वो भाप प्रोड्यूस करना, स्टीम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। वो स्टीम उस पाइप के ज़रिए से, वो जो मास्क मुंह पे लगाया होता है उसमें आती है, और हमारे नाक और हमारे मुंह के ज़रिए से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, हमारे लंग्स तक जाती है। और उसमें बेसिकली क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं मिस्ट की फॉर्म में। तो ये भी मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है कि चेस्ट इन्फेक्शन जिनको होता है तो उन लोगों को ये नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। मीटर डोज इन्हेलर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ये अस्थमा के पेशेंट के लिए। इसके लिए क्या होता है, एक पंप सा होता है, जैसे सामने डायग्राम में दिखाया गया है। इस पंप के अंदर हमने अपनी वो मेडिसिन की ट्यूब लगाई होती है। तो क्या करते हैं कि मुंह के अंदर रख के, मुंह के पास रख के ऊपर से वो प्रेस करते हैं। तो जिसके नतीजे में एक जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम का हम बटन प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं।
इसी तरीके से इस मीटर डोज इनहेलर के अंदर से भी जब हम इसको प्रेस करते हैं तो पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, डोज निकल पानी के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ड्रग निकलती है, जो डायरेक्टली हमारे मुंह के जरिए से कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। और मीटर डोज इनहेलर को भी इस्तेमाल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये जो पेशेंट है वो खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ड्राई पाउडर इनहेलर में क्या होता है कि जैसे मीटर डोज इनहेलर था, उसमें लिक्विड की फॉर्म में वो ड्रग वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलती है। ड्राई पाउडर इनहेलर में जो ड्रग है वो इनहेलर से पाउडर की फॉर्म में निकलती है। तो जब हम इसे पाउडर की फॉर्म में अपने मुंह में इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो कि पाउडर है तो वो पानी पाउडर को अपने अंदर डिजोल्व करके फिर अंदर लेके जाएगा। तो ये थी एरोसल्स की टाइप, नेबुलाइजर, मीटर डोज इनहेलर और ड्राई पाउडर इनहेलर। अब एरोसल्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेडिसिन हम देते हैं वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाती है। दूसरी बात ये कि जो हमारी ओरल डोजेज फॉर्म है उसकी निस्बत इसका एक्शन थोड़ा तेज़ होता है। और जैसे हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कैप्सूल यूज़ करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जो एरोसल्स होते हैं एज सच हमारे सिस्टम को इतना इफेक्ट नहीं करती। साइड इफेक्ट होंगे लेकिन एज कम्पेयर टू हमारी टैबलेट्स, हमारे कैप्सूल, उनकी निस्बत इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि बहुत ही लिमिटेड रेंज में ड्रग जो है वो इनहेलर के अंदर अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसको अगर हमने हाई डोज को लेना हो तो हाई डोज हम इसके ज़रिए नहीं ले सकते, क्योंकि एरोजल्स जो होते हैं इनको तैयार ही इस प्रिंसिपल पे किया जाता है कि एक वक्त में वो एक लिमिटेड अमाउंट में ड्रग को रिलीज़ करती हैं। तो अगर हमने ज़्यादा ड्रग को रिलीज़ करवाना है तो वो हमारे लिए इस्तेमाल करना है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा जो इसके डिसएडवांटेज होते हैं उसमें एडिशनल कॉस्ट होती है। एडिशनल कॉस्ट से मुराद है कि एक तरफ तो हम मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम वो जो पंप है पंप भी ले रहे हैं। तो मेडिसिन पे भी एक्सपेंस आ रहा है और दूसरी तरफ वो पंप पे भी एक्सपेंस आ रहा है, तो ये एक एक्सपेंसिव डोजेज फॉर्म होती है। इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन भी जब की जाती है तो एरोजल्स को प्रिपेयर करने की, क्योंकि डोजेज फॉर्म नहीं है ना, डोजेज सिस्टम है, तो पंप को भी बनाना पड़ता है और ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और इसको खरीदने पे भी आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है और आपको पंप भी लेना पड़ता है।